Greetings everyone, my name is KS Deepak and I welcome you all in the Shield IAS series of the Hindus News Analysis. So आज कौन से आर्टिकल्स है जो एक्सप्लेन करने वाले हैं. द फर्स्ट आर्टिकल इज ऑन पेगासस. सो यहाँ पर देखेंगे जो ये जो पेगासस का इशू है वो क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या ओवर द ईयर्स मेजर्स लिए हैं ताकि जो अपनी साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं हम लोग स्ट्रेंथन कर पाएँ. दैट वुड बी इन द फर्स्ट सेक्शन. द सेकेंड आर्टिकल इज ऑन डिस्क्वालिफिकेशन रिलेटेड टू चीफ मिनिस्टर. सो यहाँ पर अगेन जो पॉलिटिकल डिबेट है, पॉलिटिकल डिबेट पे हम लोग ना जाकर सीएम के क्या क्या पावर्स होते हैं, क्या क्या फंक्शंस है, एज वेल एज सीएम और प्राइम मिनिस्टर के क्या कंपैरिजंस है. ऑल्सो वी विल बी सीइंग द एस्पेक्ट्स ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, जिसके बेस पर ये जो डिबेट है वो ऑर्गेनाइज्ड है. सो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है, कैसे कंसेप्ट है, क्या ओरिजिनेशन है, एज वेल एज वी विल आल्सो बी रेफरिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट RPA. दैट इज द ओनली एक्ट जो कि आपके यूपीएससी के सिलेबस पे है, जो कि पर्टिकुलरली मेंशन है. सो विल बी रेफरिंग टू दैट RPA एक्ट ऑल्सो. Then the third aspect is related to NCSC. So यहाँ पर हिंदू ने काफ़ी wrongly उसे एक्रोनियम प्रोवाइड किया. इट इज़ NCSC, इट इज़ नॉट NSSC. सो इट इज़ द नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट. सो यहाँ पर देखेंगे जो ये कमीशन है वो क्या काम करता है, कौन सा आर्टिकल है जो कि इसे मैंडेट करता है, ओवर द ईयर्स क्या क्या चेंजेस हुए हैं. दैट वुड बी द थर्ड एस्पेक्ट. द फोर्थ एस्पेक्ट इज एन इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑन LGBTQIA. सो ये जो कमेटी है, ये कमेटी के ऊपर काफ़ी कम ही आर्टिकल्स आते हैं न्यूज़पेपर पे. सो हम लोग इस पर देखेंगे ये जो कमेटी है वो क्या है, ओवर द ईयर्स गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ने ही नहीं, जुडिशियरी ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं. ऑल दिस थिंग्स विल बी रेफरिंग इन आवर फोर्थ आर्टिकल. द फिफ्थ आर्टिकल इज ऑन रोहिंग्यास. यहाँ पर देखेंगे कि ये जो रोहिंग्या की जो इशू है वो क्या है, रोहिंग्यास क्यों म्यांमार से फ्ली कर रहे हैं, एंड अगर रोहिंग्यास बाकी कंट्रीज़ पर आ रहे हैं तो क्या कंट्री में क्या आपत्ति है, कहीं ना कहीं उनके इंटरनल सिक्योरिटी में कोई इश्यूज़ है, तो अगर है तो कौन से इश्यूज़ हैं, कैसे डील करते हैं. ऑल दिस थिंग्स विल बी सीइंग इन द फिफ्थ आर्टिकल. द सिक्स्थ आर्टिकल इज ऑन इंडिया चाइना एज वेल एज US एक्सिस. सो यहाँ पर हम देखेंगे जो ये ड्रिल्स है, ये कौन से टाइप्स के ड्रिल्स होते हैं, कौन से मिलिट्री एक्सरसाइजेस होते हैं, इंडिया और चाइना का जो रिलेशंस है वो ओवर द ईयर्स कैसे रहा है, इंडिया और चाइना अगर इनके बीच पर कोई बायलैटरल इश्यूज आ जाते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस डिप कर जाता है तो कैसे वो उसे रिजनवेट करते हैं. ऑल दिस थिंग्स विल बी सीइंग इन आवर सिक्स्थ आर्टिकल. द सेवेंथ आर्टिकल इज रिलेटेड टू इंडिया बांग्लादेश, पर्टिकुलरली विद रेस्पेक्ट टू दी वाटर शेयरिंग ट्रीटीज़. सो देखेंगे कि इंडिया और बांग्लादेश में कौन से वाटर ट्रीटिंग ट्रीटीज़ हैं, उसमें अगर कोई इश्यूज़ हैं तो वो कैसे इश्यूज़ हैं, कैसे इंडिया और बांग्लादेश उसे रिजॉल्व करते हैं. दैट वुड बी इन आवर सेवेंथ आर्टिकल. एंड एज यूजुअल द लास्ट वन इज ऑन क्विज ऑफ द डे. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट आर्टिकल विच इज़ ऑन पेगासस. तो जैसे मैंने कहा पेगासस का जो इशू है वो पहले से ही कवर्ड है. इट हैज़ बीन देयर इन द यस्टरडेज न्यूज़पेपर ऑल्सो, एंड दैट इज़ वाई हम लोग इसे काफ़ी डिटेल में आई हैव कवर्ड इन द 25 अगस्त. वहाँ पर उन्हें काफ़ी डिटेल में डिस्क्राइब कि पेगासस का जो इशू है वो क्या है, कौन से फर्म है जो कि पेगासस को डेवलप करते आए हैं, क्या एलिगेशंस है. बट प्लीज़ लेट मी कॉशियसली रिमाइंड यू कि ये जो एलिगेशंस है प्लीज़ उस एलिगेशंस पे ना जाए, जो पॉलिटिकल गैम्बल है उसे ना जाए. बेसिक्स आप समझे जो कि आपकी प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है. एज वेल एज आई ऑल्सो डिस्क्राइब कि कौन से टाइप्स के साइबर अटैक्स हो सकते हैं एंड द स्टेप्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन ओवर द ईयर्स ताकि जो साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन हो. तो कौन से इनिशिएटिव्स हैं, उसकी क्या है सिग्निफिकेंस, दैट आई डिस्कस in the 25 August video. So please refer to the video here so that you could have a comprehensive understanding when it comes to mains. With that, now let's move to our next article which is on the suspension of Chief Minister. अब जैसे मैंने कहा ये जो पॉलिटिकल डिबेट है, पॉलिटिकल डिबेट पर हमें नहीं जाना है. सो लेट्स स्टार्ट विद बेसिक्स. चीफ मिनिस्टर के बारे में बात करते हैं. सो चीफ मिनिस्टर इज सिमिलर टू प्राइम मिनिस्टर. जैसे प्राइम मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड होता है वैसे ही चीफ मिनिस्टर जो है ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल. द फर्स्ट पॉइंट. द सेकेंड पॉइंट इज दैट जैसे प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट करने के लिए काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है जहां पर कैबिनेट मिनिस्टर्स और बाकी मिनिस्टर्स आ जाते हैं, वैसे ही चीफ मिनिस्टर को असिस्ट करने के लिए उनके पास भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं एज वेल एज ही इज ऑल्सो हैविंग द एक्सिक्यूटिव सपोर्ट ऑफ गवर्नर एंड एडवोकेट जनरल. देन थर्ड एस्पेक्ट इज की जो गवर्नर है, गवर्नर इज द नॉमिनल हेड. गवर्नर इज द नॉमिनल हेड. वैसे रियल हेड कौन है? द रियल एग्जीक्यूटिव हेड इज द चीफ मिनिस्टर. रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ द गवर्नमेंट इज chief minister. So these are the basic points when it comes to Indian polity aspects of chief minister. With that understanding, now let's see कि जो चीफ मिनिस्टर का जो अपॉइंटमेंट है उसमें क्या क्या इश्यूज हैं और वो कैसे कैसे करते आए हैं.
तो काफ़ी सब जो इश्यूज़ हैं, जैसे आपको पता होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी सब इश्यूज़ जो हैं वो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है। कहीं ना कहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और जो इंडियन पॉलिटी में कहीं ना कहीं हम लोग लॉट ऑफ कन्वेंशंस जो है वो हम लोग देखते हैं। सो लेट मी कोट यू सम ऑफ द एग्जांपल्स। सो फर्स्ट, अगर कोई पार्टी, व्हेन नो पार्टी गेट्स अ मेजॉरिटी, देन गवर्नर एक्सरसाइजेस हिज ऑन डिस्क्रिशन। अब ये जो डिस्क्रिशन है ये उनका पर्सनल ओपिनियन नहीं है, कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा इट इज़ बेस्ड ऑन एन कन्वेंशन। तो कन्वेंशन ये है कि इन ए केस जहां पर कोई भी पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं है, नो पार्टी हैज वॉन द मेजॉरिटी वोट्स, देन गवर्नर अपॉइंट्स हुम, गवर्नर अपॉइंट्स द मेंबर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी का मेंबर या वन ऑफ फ्रॉम द कोएलिशन। अगर कोएलिशन का मेंबर है, कोएलिशन से कोई लीडर है तो उन्हें अपॉइंट करते हैं या लार्जेस्ट पार्टी के मेंबर को अपॉइंट किया जाता है इन द केस व्हेन नो पार्टी हैज वॉन द मेजॉरिटी वोट्स। सो दैट इज समथिंग जो कि कन्वेंशनली चलते हैं। थर्ड एस्पेक्ट इज दैट अगर इनक्यूबेंट जो गवर्नमेंट है, फॉर एग्जाम्पल कोई चीफ मिनिस्टर हैं, उनके ऑफिस पर रहते ही, उनके ऑफिस के ड्यूरेशन में ही, उनके टर्म में ही अगर उनका देहांत हो जाता है, इन दैट केस गवर्नर अगेन यूजेस हिज ऑन डिस्क्रिशन। अब जैसे यहाँ पर हम लोगों ने देखा उनका डिस्क्रिशन इज नॉट समथिंग कि उनका पर्सनल ओपिनियन हो, वी आर हैविंग सेवरल कन्वेंशंस। सो यहाँ पर कन्वेंशन ये है कि जो रूलिंग पार्टी है जनरली ही कैन यूज हिज ऑन डिस्क्रिशन, बट गवर्नर क्या करता है, गवर्नर पार्टी से जो लीडर है, नेक्स्ट जो लीडर पार्टी नॉमिनेट करती है जो कि पावर में है, उस पार्टी के लीडर को ही वो अपॉइंट कर देते हैं एज ए चीफ मिनिस्टर। बट अगेन जो चीफ मिनिस्टर है ही डाइड, दिस इज ए न्यू चीफ मिनिस्टर। सो इस जो न्यू चीफ मिनिस्टर को कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करने के लिए, कॉन्फिडेंस इसे प्रूव करने के लिए ही वुड बी गिवन ए स्पेसिफाइड टाइम, एक स्पेसिफिक टाइमिंग दिया जाता है। जैसे इस केस पर है जब जो मेजॉरिटी किसी को ना मिले और किसी एक मेंबर को अपॉइंट कर दें तो दे आर गिवन ए 1 month ऑफ अप्रूवल, 1 month ऑफ टाइम टू प्रूव देयर कॉन्फिडेंस। तो वैसे ही अगर कोई चीफ मिनिस्टर का ड्यूरेशन पर रहते ही, ड्यूरेशन के बीच पर ही उनका देहांत हो जाता है, इन दैट केस गवर्नर क्या करता है, गवर्नर रूलिंग पार्टी अगर जो भी लीडर को नॉमिनेट करते हैं उससे वो अपॉइंट कर देते हैं। बट इवन दो ही अपॉइंट्स देम, उन्हें भी, नए चीफ मिनिस्टर को भी जो कॉन्फिडेंस है उसे प्रूव करना है इन द लेजिस्लेचर, और उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड दिया जाता है जिसके अंदर ही उन्हें कॉन्फिडेंस प्रूव करना होता है। द फोर्थ पॉइंट इज दैट ए पर्सन नॉट बिलोंगिंग टू आइदर ऑफ द हाउस। अब काफ़ी सारे स्टेट्स पर लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल दोनों हैं, कुछ स्टेट्स में सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है। विच एवर द केस में भी अगर चीफ मिनिस्टर जो है इन हाउस में से नहीं है, आइदर ऑफ द हाउस में से नहीं है, इन दैट केस अगर उन्हें चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है, इन दैट केस he has to be elected from either of the house within how much of time, within 6 months। अगर 6 महीने के अंदर वो सीएम अपॉइंट करने से 6 महीने के अंदर अगर वो आइदर ऑफ द हाउस के मेंबर ना बन पाए तो उनका जो कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाता है। So these are the aspects of the appointment of chief minister. With that, now let's see the aspects of RPA, Representation of Peoples Act 1951. So let's see. So the government introduced the first RPA in 1951 in order to regulate the elections in the country. Elections को regulate करने का मकसद था, as well as इसमें elections रेगुलेट करने के, इलेक्शंस में कैसे कैसे कंडक्ट होने चाहिए उस पर भी, एज वेल एज इलेक्शन से रिलेटेड अगर कोई करप्शन या इलीगल एक्टिविटीज़ है उस पर भी किसके प्रोविजंस है, आरपीए में प्रोविजंस है। इस एक्ट में देयर इज आल्सो प्रोविजंस ऑन डिस्प्यूट्स रिड्रेसल। अगर इलेक्शंस में कोई डिस्प्यूट्स हो तो उसे कैसे रिजॉल्व करें, उसे कैसे हम लोग रिजॉल्व करें, उस पर भी आरपीए में प्रोविजंस है। Then it also talks about the qualifications as well as disqualifications of MPs and MLAs. That is something जिसके बेसिस पर ये जो कंट्रोवर्सी चलते आया है वो इस पॉइंट के बेसिस पर है, क्योंकि आरपीए में यू आर हैविंग सम क्राइटेरियाज, वहाँ पे कुछ क्राइटेरियाज हैं जिसके बेसिस पर हम लोग क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो हम लोग डिसाइड करते हैं व्हेन इट कम्स टू MPs and MLAs. Then now let's see कि ओवर द ईयर्स आरपीए जो है वो कैसे मोर एंड मोर कॉम्प्रिहेंसिव बना दिया गया है, क्योंकि डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। तो ओवर द इयर्स आरपीए जो है काफ़ी टाइम से अमेंड होते आया है। सो लेट्स सी, तो जैसे मैंने कहा जो बेसिक आर्टिकल है दैट इज द आरपीएफ 1951। देन उसके बाद वी हैड द फर्स्ट अमेंडमेंट इन 1966, आरपीए अमेंडमेंट एक्ट 1966। अब ये अमेंडमेंट में पर्टिकुलरली जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स थे, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का क्या काम था, तो जैसे आपने यहाँ पे देखा कोई भी अगर एलिगेशंस हो, कोई भी अगर डिस्प्यूट्स हो तो डिस्प्यूट्स रिड्रेसल का भी मैटर्स के रिजोल्यूशन के लिए भी प्रोविजंस किस पे है, आरपीए के लिए। सो ये डिस्प्यूट रिड्रेसल के लिए बनाया गया था इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स।
बट उसे एबॉलिश कर दिया गया, उसे हटा दिया गया। और ये कोई भी अगर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एज ऑफ नाउ अगर आता है इलेक्शंस में, देन जो केसेस है वो कौन हियर करता है? वो हियर करता है हाई कोर्ट, स्पेसिफिक स्टेट्स के हाई कोर्ट हियर करते हैं। बट रिमेंबर, प्रीलिम्स के लिए ये याद रखें, व्हेन इट कम्स टू द इलेक्शंस, डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट, इन दैट केस कौन हियर करता है? सुप्रीम कोर्ट। इट इज नॉट द हाई कोर्ट बट द सुप्रीम कोर्ट जो कि हियर करते हैं इन दैट केस। देन next amendment came in the RPA 1988। 1988 में another amendment हुआ। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर उनके पास provisions डाल दिए गए, particularly when it comes to booth capturing या when it comes to hampering or tampering with the electronic voting machines EVMs। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा कोई प्रूफ है, ऐसा कोई सच सबूत है जहां पर आप प्रूव कर पाएँ कि कहीं ना कहीं बूथ कैप्चरिंग हुआ है या जो ईवीएम्स है, ईवीएम्स में कहीं ना कहीं छेड़खानी हुई है, इन दैट केस देयर इज अ प्रोविजन ऑफ एडजर्नमेंट। देन अनदर एस्पेक्ट इज ऑन 2002 में ऐड किया गया पर्टिकुलरली अनदर अमेंडमेंट, और ये जो अमेंडमेंट है दैट वाज क्वाइट अ बिग लीप। यहाँ पर क्या, यहाँ पर एक सेक्शन ऐड किया गया जिसे कहते हैं सेक्शन 33A। सेक्शन 33A में जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर एक कहीं ना कहीं एक मेजर बूस्ट मिला। क्यों? इसके बेसिस पर, इस सेक्शन के बेसिस पर जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो कि इलेक्शन में खड़े होंगे उनको कहीं ना कहीं उनके जो एसेट्स हैं और जो लायबिलिटीज़ हैं वो डिक्लेयर करने का बात किया गया। देन वी हैड अनदर अमेंडमेंट इन 2010। 2010 में क्या हुआ कि जो नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस है उनको कहीं ना कहीं वोटिंग राइट्स देने का बात कर दिया गया। वोटिंग राइट्स के पावर्स दे दिए गए किन्हें? एनआरआई को, इन द 2010 अमेंडमेंट। बट प्लीज रिमेंबर, वोटिंग राइट्स देने की बात है, उन्हें कंटेस्ट करने की बात नहीं है। वोटिंग राइट्स देना और इलेक्शन में कंटेस्ट करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पर वोटिंग राइट्स की बात है, कंटेस्ट करने की बात नहीं है। विद दैट अंडरस्टैंडिंग नाउ लेट्स मूव टू आवर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, जिसके बेसिस पर ये आर्टिकल, ये जो डिबेट है वो बेस्ड है। सो क्या है ये कंसेप्ट? तो कंसेप्ट को समझें। जो एमपीज़ और एमएलएज है, एमपीज़ और एमएलएज जो कि मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेचर के, उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है कि गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखें, गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं जवाबदेही का एक प्रेशर बनाए रखें, गवर्नमेंट में जो गवर्नेंस की जो एस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव करे। हाउ टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। अगर इनका काम है गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं अकाउंटेबल रखने का, और उसके बावजूद भी क्या करते हैं वो, अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट रखते हैं, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के साथ ही वर्क करने लग जाते हैं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट, तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर इट स्टेट्स कि अगर आपका जो काम है, आपका जो बेसिक काम है जिसके बेसिस पर आप इलेक्ट किए गए हो, दैट इज़ टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। और इवन दो आपका काम है कि गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखना, और आप गवर्नमेंट के साथ ही जुड़ जाओ, तो आपके जो एक क्या होगा, एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। आप अपने जो काम है वो कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से नहीं कर पाओगे। he or she is not, may not be able to discharge its constitutional mandate। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है जो कि संविधान में दिया गया है उनका काम, दैट इज टू होल्ड गवर्नमेंट अकाउंटेबल, वो कहीं ना कहीं वो नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज नॉन एज द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। नाउ लेट्स सी कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या गया है। सो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई पर्टिकुलर मेंशन नहीं है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है। सो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को कोई भी लॉ या संविधान में भी क्लियरली डिफाइन नहीं कर दिया गया, बट संविधान में है काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स पे जो डिस्क्वालिफिकेशन है, वहाँ पर एक वन ऑफ द पॉइंट इज ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट। पर क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, क्या होता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कौन से चीज़ों को हम लोग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज नॉट रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट डिपेंड्स। With that understanding, now let's move to the aspect of NCSC। So जैसे मैंने कहा, हिंदू में जो है NCSC को wrongly abbreviate किया गया है, it is NCSC, it's not NSSC। So देखते हैं NCSC के क्या क्या aspects हैं। The first aspect, इसकी ये जो body है, this is a constitutional body, ये संविधान में दिया गया है, that is particularly on to safeguard the interest of scheduled caste in India। एंड ये संविधान में कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 338। सो संविधान में ये जो आर्टिकल है इसके बेसिस पर सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लिए नहीं, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी सिमिलर कमीशन बनाने की बात कर दी गई है। सो इसकी वजह से वी आर हैविंग दी NCSC एज वेल एज NCST। नाउ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर व्हेन इट कम्स टू जो ड्यूटीज, यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए और मॉनिटर करने के लिए क्या, ऑल द मैटर्स, जिसकी वजह से उनके जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं, जो कि संविधान में दिए हुए जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं हम लोग सेफगार्ड कर पाएँ।
देन इसके अगर कंपोजिशन की बात करें, कंपोजिशन में बात करते हैं तो एक चेयरपर्सन है, एक वाइस चेयरपर्सन है एंड 3 अदर मेंबर्स आर देयर। सो ऑल टुगेदर 5 मेंबर्स हैं। दे आर अपॉइंटेड बाय होम? दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ विद दैट, नाउ लेट्स सी कि इसके कौन से फंक्शंस हैं, क्योंकि जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, जो ये पॉलिटिकल डिबेट है, दैट इज बेस्ड ऑन, जो आर्टिकल है दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन वन ऑफ द एस्पेक्ट, वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ एनसीएससी। द फर्स्ट फंक्शन इज मॉनिटरिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। क्या कि अगर कोई इशू है जो कि विच इज़ रिलेटेड टू सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट, कहीं ना कहीं अगर इंटरेस्ट में जो उन्हें जो सेफ गार्डिंग है, जो राइट्स है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, जो कि संविधान में दिया गया है, अगर वो राइट्स उन तक नहीं पहुंच पा रहे तो उसे मॉनिटर करने का और इन्वेस्टिगेट करने का काम किसके लिए, किसके हाथ में है? एनसीएससी के पास। इसके साथ साथ इंक्वायरिंग करने के लिए या कंप्लेंट्स व्हेन इट कम्स टू द राइट्स जो कि संविधान में दिया गया। ऑल्सो एडवाइजिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को भी एडवाइस करेंगी वो कैसे जो शेड्यूल कास्ट है उनकी जो सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस है वो कहीं ना कहीं इंप्रूव कर पाए। रिकमेंड करना इन द सेम वे एज वेल एज इन्हें रिपोर्ट भी करना होता है टू प्रेसिडेंट, ताकि कहीं ना कहीं अगर कोई इश्यूज हैं तो वो रेगुलरली प्रेसिडेंट तक बात पहुंचाएं कि शेड्यूल कास्ट की जो कंडीशन है कंट्री में वो क्या है। अदर एस्पेक्ट्स क्या है कि कोई और एस्पेक्ट है व्हेन इट कम्स टू वेलफेयर, प्रोटेक्शन या डेवलपमेंट, इन तीनों से रिलेटेड अगर कोई भी एस्पेक्ट हो या एडवांसमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट हो, उसका भी मैंडेट किसके पास है? एनसीएससी के पास है। ये जो कमीशन है, इट वाज अर्लियर, इट वाज आल्सो रिक्वायर्ड क्या कि जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के भी जो राइट्स हैं जो कि संविधान में हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करने का काम किसे दे दिया गया है? एनसीएससी को। जो दूसरा पॉइंट है जो कि आपको दिमाग में रखना है, दैट इज अ अमेंडमेंट, जो कि कब हुआ? 102nd अमेंडमेंट जो कि हुआ 2018 में। सो आप ये समझे कि इससे पहले 2018 में जो 102nd अमेंडमेंट हुआ, इससे पहले इनके पास एक और मैंडेट था। द मैंडेट वाज टू सी द राइट्स ऑफ, सेफगार्ड द राइट्स ऑफ ओबीसीज, अदर बैकवर्ड क्लासेस के राइट्स को भी सेफगार्ड करने का काम किसके हाथ में था? एनसीएससी। बट 102nd अमेंडमेंट के बेसिस पर ये जो उनके ओबीसीज की जो मैंडेट है वो कहीं ना कहीं हटा दिया गया है। सो विद दैट नाउ लेट्स सी द एस्पेक्ट्स ऑफ द LGBTQIA। ना जैसे मैंने कहा दिस इज इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि काफ़ी कम आर्टिकल्स आते हैं LGBTQIA के पास, और इस वजह से लोगों में कहीं ना कहीं इनके बीच, इनके लिए काफ़ी एक टैबू बन गया है, एक लो स्टैंडर्ड से देखा जाता है LGBTQIA कम्युनिटी को। सो विद दैट लेट्स सी द बेसिक्स। बेसिक्स से देखते हैं तो LGBTQIA क्या है। सो L इज़ फॉर लेस्बियन, G इज़ फॉर गे, B इज़ फॉर बाइसेक्सुअल, T फॉर ट्रांसजेंडर, Q फॉर क्यूअर, I इज़ फॉर इंटरसेक्स, A इज़ फॉर एसेक्सुअल, और जो प्लस है, प्लस कंसिडर करता है अदर्स। सो अगर कोई एस्पेक्ट है, अगर कोई लोग हैं जो कि इन ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल एस्पेक्ट से रिलेट नहीं कर पाते हैं, तो दे आर कंसिडर्ड अंडर व्हाट? दे आर कंसिडर्ड एज प्लस। इसकी वजह से ये जो प्लस है दे मीन व्हाट? अदर्स, जो कि इनके साथ नहीं जुड़ना चाहते हैं, ये अलग से एक है। नाउ अनदर एस्पेक्ट इसकी इंडिया में LGBTQIA कम्युनिटी जो है उनके साथ साथ एक और अलग कम्युनिटी है जिसे हम लोग जोड़ के बात करते हैं, दी हिजरास। तो हिजरास को भी हम लोग इंडिया में पर्टिकुलरली LGBTQIA कम्युनिटी के साथ हम लोग जोड़ के डिस्कस करते हैं। विद दैट नाउ लेट्स सी कि मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। मेंस के लिए या एसए में आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं LGBTQIA। सो LGBTQIA का मूवमेंट जो है इंडिया में कैसे ओवर द ईयर्स, उनमें क्या क्या इश्यूज हुए हैं, क्या कौन से लैंडमार्क जजमेंट्स हुए हैं, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। सो लेट्स सी द फर्स्ट एस्पेक्ट कि जब ब्रिटिश इंडिया में पर्टिकुलरली इन 1860 में एक क्रूअल एक्ट जो है, क्रूअल सेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया गया जिसे कहते हैं सेक्शन 377 आईपीसी में, इंडियन पिनल कोड में। इसमें उन्होंने कहा कि जो अननेचुरल सेक्स है, अननेचुरल सेक्स को कहीं ना कहीं वो क्या मानने लगे? क्रिमिनल ऑफेंस मानने लगे अंडर दिस सेक्शन। देन इंडिपेंडेंस मिलने के बाद जब राइट टू इक्वालिटी आया, कब आया? 1949 में। राइट टू इक्वालिटी इज बेस्ड ऑन विच आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 14। राइट टू इक्वालिटी आने के बावजूद भी जो ये होमोसेक्सुअलिटी है वो कहीं ना कहीं एक क्रिमिनल ऑफेंस बरकरार रहा। देन क्या हुआ? देन इन 1999 में इंडिया सो इट्स फर्स्ट गे प्राइड परेड। देन इन 2009 वी हैड एन लैंडमार्क जजमेंट जिसे कहते हैं नेस फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो कंडीशन है, ये जो क्रिमिनल ऑफेंस है व्हेन इट कम्स टू होमोसेक्सुअलिटी, वो कहीं ना कहीं इनके फंडामेंटल राइट्स को कहीं ना कहीं वायलेट करते हैं, और सेक्शन 377 को हटाने का बात कर दिया गया था दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट में। बट फिर क्या हुआ?
फिर अगेन ये केस जो है ये सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने ये जो डिसीजन है ये ओवरटर्न कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं एंड इट री इनिशिएटेड, वापस ये जो सेक्शन 377 है उसे ला दिए गए। सो सुप्रीम कोर्ट री इंस्टेटेड द सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी। देन व्हाट हैपेंड इन 2017 सुप्रीम कोर्ट ने जो राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट्स करार दिया गया। सो ये जो है दैट इज बेस्ड ऑन कौन सा केस, ऑन द पुत्तस्वामी केस। तो पुत्तस्वामी केस के बेसिस पर जो राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट्स दे दिया गया। सो इसकी वजह से LGBTQI कम्युनिटी के अंदर भी एक होप जगा कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट उनकी भी बात सुनेंगे एंड दैट हैपेंड इन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि जो सेक्शन 377 है दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इसके बेसिस पर इसे वॉइड कर दिया गया, इसे हटा दिया गया एंड नाउ दे एंजॉय सेवरल राइट्स। बट इवन आफ्टर ये सब लैंडमार्क जजमेंट्स होने के बावजूद भी LGBTQI कम्युनिटी जो है वो स्टिल फेसेस सेवरल काइंड्स ऑफ टैबूज। काफ़ी लोग जो हैं इन कम्युनिटीज़ को लो स्टैंडर्ड्स की वजह से देखते हैं और इसकी वजह से ये कहीं ना कहीं खुलकर अपना जो एक्सप्रेशन है वो नहीं दिखा सकते और जो राइट्स है उनका कहीं ना कहीं दब जाता है। सो दैट इज़ सम ऑफ द इश्यूज जो कि LGBTQI कम्युनिटी स्टिल फेस करता है। एंड इस डायरेक्शन में जो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है जहाँ पर लेस्बियन, गे और जो दूसरे एस्पेक्ट्स है वो उन्हें कहीं ना कहीं जो एक तमिल नेम से जोड़ने का कोशिश कर दिया गया, दैट इज़ अ पॉजिटिव स्टेप। इस तरीके से लोगों में एक सेंसिटिविटी और जो नैरो माइंडनेस है वो कहीं ना कहीं हम लोग ब्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं एंड दैट इज़ अ राइट स्टेप जो कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लिया है। विद दैट अंडरस्टैंडिंग लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल विच इज़ ऑन रोहिंग्याज। देखते हैं रोहिंग्याज का क्या इशू है। सो दी रोहिंग्याज का जो है इशू है वो काफ़ी टाइम से न्यूज़ पर है, काफ़ी सारे पॉलिटिकल डिबेट्स भी हो चुके हैं रोहिंग्याज के। दैट इज़ वाई वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इट इन दी 18 अगस्त वीडियो, जहाँ पे मैंने काफ़ी डिटेल में बात किया था कि जो म्यांमार है, म्यांमार में काफ़ी सारे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और जो एथनिक ग्रुप्स हैं और इनमें वन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इज़ बिटवीन दी मेजॉरिटी बुद्धिस्ट एंड द माइनॉरिटी रोहिंग्याज, जो कि पर्टिकुलरली एक रखीने स्टेट है। रखीने स्टेट में जो रोहिंग्याज है वो माइनॉरिटीज़ हैं, दे आर मुस्लिम्स, और जो मेजॉरिटी है दे आर बुद्धिस्ट। सो इनके बीच में एक राइवलरी है और इसके वजह से रोहिंग्याज को काफ़ी सारे टाइम एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि रोहिंग्याज के ऊपर एट्रोसिटीज़ होती हैं और इस वजह से हम लोग ने ये भी डिस्कस किया था कि ओवर द ईयर्स कैसे कैसे एट्रोसिटीज़ के क्या क्या एग्जांपल्स हैं और ये कैसे म्यांमार से बाकी कंट्रीज़ पर वो फ्ली कर रहे हैं, इंडोनेशिया हो या थाईलैंड हो, सिंगापुर हो, इंडिया हो, कैसे वो फ्ली कर रहे हैं। और इस वजह से हम लोग ने ये भी डिस्कस किया था कि ये जो फ्लीइंग है, ये जो माइग्रेशन है, इसके वजह से जो इंडिया की क्या सिक्योरिटी में क्या क्या इश्यूज़ हो सकते हैं, जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो कैसे स्टेक पर आ जाता है। नॉट पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू रोहिंग्याज बट कोई भी माइग्रेशन जब होता है तो कोई भी इंडिया या एज वेल एज कोई भी कंट्री के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी में कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं। सो वो हम लोग एस्पेक्ट जो है वी आई हैव डिस्कस्ड इन द 18 अगस्त वीडियो। प्लीज refer to have a comprehensive understanding of this picture. With that, now let's move to our sixth article which is on India, China, US. अब अगेन इंडिया, चाइना, यूएस काफ़ी टाइम से न्यूज़ पर है, चाइना तो पर्टिकुलरली उससे भी पहले से न्यूज़ पर है बिकॉज ऑफ ताइवान इशू एंड ऑल। सो इसकी वजह से वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इंडिया चाइना और इंडिया चाइना वाज कवर्ड इन द 6 अगस्त वीडियो, जहाँ पे मैंने जो इंडिया चाइना का जो रिलेशंस है वो मैंने ट्रेस कर दिया था फ्रॉम 1949 से लेकर कैसे उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस पे हम लोग की जो बायलैटरल रिलेशंस है उसमें क्या क्या मेजर माइलस्टोन्स रहे हैं, दैट आई हैव कवर्ड इन द 6 अगस्त वीडियो। यहाँ पर मैंने डिस्कस भी किया था कि पंचशील के क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या कोई ट्रीटी है व्हेन इट कम्स टू LAC, क्या ट्रीटीज़ हैं, एंड आई ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स CBMs। तो CBMs कैसे होते हैं, अगर जो बायलैटरल रिलेशंस है वो कहीं ना कहीं अगर आपके डाउनहिल में है तो कैसे रीजनरेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ चाइना जो है CBM को यूज़ करते हैं। दैट आई डिस्कस इन द 6 अगस्त वीडियो। प्लीज रेफर टू गेट एन कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ताकि आप मेंस पर एक मल्टी फेसेटेड और मल्टी प्रोलॉन्ग्ड आंसर लिख पाएँ। विद दैट नाउ लेट्स सी द एस्पेक्ट्स ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइजेस। अब ये जो आर्टिकल है ये आर्टिकल में इंडिया चाइना रिलेशंस के साथ साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस का भी बात है जो कि इंडिया और US के बीच में होने वाला है, एंड दैट वी हैव डिस्कस्ड इन दी 1 अगस्त वीडियो। वहाँ पे मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस की क्या क्या एक्सरसाइजेस होते हैं मिलिट्री एक्सरसाइजेस में, डोमेस्टिक एक्सरसाइज क्या होता है, बायलैटरल एक्सरसाइजेस क्या होते हैं, मल्टीलैटरल एक्सरसाइजेस क्या होते हैं। इवन आई हैव गिवन यू अ लिस्ट ऑफ मेजर बायलैटरल एक्सरसाइजेस। सो इफ यू आर एबल टू डाइजेस्ट this table of the major bilateral exercises you could score in prelims.
प्रीलिम्स में काफ़ी बार स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाते हैं कि युद्ध अभ्यास जो है कौन से कंट्रीज़ के बीच में है, मैत्री जो है कौन से कंट्रीज़ के बीच में है. सो दैट इज समथिंग जो कि आपको काफ़ी स्कोर करने में हेल्प करेगा. सो प्लीज़ रेफर टू द 1 August वीडियो हियर. विद दैट नाउ लेट्स मूव टू आवर 7th एस्पेक्ट विच इज़ ऑन इंडिया बांग्लादेश वाटर शेयरिंग ट्रीटी. अब इंडिया बांग्लादेश वाटर शेयरिंग ट्रीटी भी काफ़ी टाइम से न्यूज़ पर हैं, काफ़ी सारे एलिगेशंस लगाए जाते हैं, काफ़ी सारे पॉलिटिकल डिबेट्स हैं, वेस्ट बंगाल के अलग व्यूज़ हैं, इंडियन गवर्नमेंट के अलग व्यूज़ हैं, और इस वजह से ये काफ़ी टाइम से न्यूज़ पर भी हैं. एंड दैट इज़ वाई वी हैव कवर्ड इट इन दी 10th August वीडियो. 10th August में आई हैव कवर्ड, जहाँ पे मैंने कहा था कि कौन से वाटर शेयरिंग ट्रीटीज़ पर इंडिया और बांग्लादेश कितने रिवर्स शेयर करते हैं, एज वेल एज इन रिवर्स में से कौन से रिवर्स में हम लोग के पास वाटर शेयरिंग ट्रीटीज़ हैं, और अगर हम लोग के पास कोई वाटर शेयरिंग ट्रीटी है तो उसमें क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या कोई इश्यूज़ हैं जो कि बांग्लादेश या वेस्ट बंगाल या कोई और स्टेट उठा रहा है, उसे कैसे रिजॉल्व कर रहे हैं. ऑल दोज थिंग्स आई हैव कवर्ड इन दी 10th August वीडियो. इसके साथ साथ वी हैव ऑल्सो कवर्ड द मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो कि इंडिया और बांग्लादेश में चलते हैं. सो प्लीज रेफर टू द 10th August वीडियो हियर टू गेट एन कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश टाइज. विद दैट नाउ लेट्स मूव टू द क्विज ऑफ द डे. So the first quiz is related to schedules when it comes to the allocation of seats in Rajya Sabha. So इस पर आप ट्राई करें कि इसका क्या आंसर होगा. एज वेल एज द सेकेंड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन की जो रिजिडिटी है उसके बेसिस पर क्वेश्चन है. प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड एज यूजुअल इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशंस वुड बी प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ एन पीडीएफ, जो जिसका लिंक जो है आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. इसके साथ साथ जो पीपीटी है, पीपीटी का भी पीडीएफ आपको इन द फॉर्म ऑफ एन पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. सो इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप प्लीज ज्वाइन. सो आई होप कि आज का एनालिसिस आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो. वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टे सेफ. वी विल बी डूइंग द सेम फॉर यू गाइज. सी यू टुमारो.